नेक्स्ट क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ये है, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा पेयर के अंदर होते हैं और हमेशा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका रिएक्शन फोर्स आपको जरूर मिलेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, थोड़ा इजीली समझ में आएगा ये। जैसे कोई कैनन है जिससे कोई गोला फायर किया जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि जब तक ये गोला इसके अंदर था तो दोनों में कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही गोला फायर किया गया तो गोले पे आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो इसको हम एक्शन फोर्स मान लेते हैं। और इसकी वजह से एक रिएक्शन फोर्स इस कैनन पे आएगा जिसकी वजह से कैनन पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। अच्छा, इनमें से एक्शन फोर्स किसको बोला जाएगा और रिएक्शन फोर्स किसको बोला जाएगा, तो ये आपकी मर्जी है। आप गोले पे लगने वाले फोर्स को एक्शन फोर्स बोल सकते हो और उसका रिएक्शन इस पे आप देख सकते हो, या फिर उल्टा बोल सकते हो कि कैनन के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगेगा और उसका रिएक्शन फोर्स किस पे आएगा, इस गोले पे आएगा, ऐसा बोल सकते हो। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे और हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन फोर्स इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सा लॉ है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपने देखे होंगे डेली लाइफ के अंदर, जैसे क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, अगर कोई भी पर्सन स्विमिंग कर रहा है तो वो फिजिक्स के कौन से लॉ की वजह से स्विमिंग कर पाता है, बताओ। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये बोलता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर के अंदर होंगे। अगर स्विमिंग करने वाला पर्सन पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा तो वो खुद आगे की तरफ जाएगा। मान लो पानी के ऊपर उसने एक्शन फोर्स अप्लाई किया तो उसका रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर खुद के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से वो आगे मूव कर पाता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आंसर क्या है इसका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो स्विमिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रॉकेट के लिए पूछे आपको कि रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, तो रॉकेट में भी सेम केस है। रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है तो जैसे फ्यूल बर्न होगा उसमें से गर्म गैसेस बाहर निकलेंगी, तो गैसेस के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिससे वो बाहर की तरफ निकल रही है, और उस फोर्स का रिएक्शन फोर्स उस रॉकेट के ऊपर आएगा जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। गैसेस बाहर जा मतलब बाहर निकल रही होंगी नीचे की तरफ और रॉकेट जा रहा होगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से मोशन होता है। तो रॉकेट का जो मोशन है या फिर स्विमिंग करना है या ये जो कैनन वाला भी एग्जांपल दिया था, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। सिंपल सा लॉ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर इंपल्स। देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लार्ज फोर्स एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई किया जाता है, कोई लार्ज फोर्स अप्लाई किया जाए स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो उस टाइम पे ना तो फोर्स इंपॉर्टेंट होता है और ना ही वो टाइम इंपॉर्टेंट होता है। उस फोर्स का इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि उस फोर्स से क्या इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे होने वाला है। जैसे किसी बॉल को आप बैट से हिट करते हो तो एक स्मॉल टाइम के लिए बॉल और बैट ये आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो एक स्मॉल टाइम के लिए इस बॉल के ऊपर एक लार्ज फोर्स एक्ट करेगा, तो इस बॉल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसको हम मेजर करने के लिए हम इंपल्स को मेजर करेंगे। मतलब फोर्स का जो इफेक्ट है जिसको हम इंपल्स बोलते हैं उसको हम मेजर करके देखेंगे। कैसे मेजर करते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। इंपल्स को हम आई के सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी फोर्स लगाया जा रहा है उसको उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो जितने टाइम के लिए वो अप्लाई किया गया है, ठीक है। जैसे स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए सपोज करो हमने f फोर्स अप्लाई किया इस बॉल के ऊपर, तो f को मल्टीप्लाई कर दो dt से, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इंपल्स, जो स्मॉल टाइम के अंदर इस फोर्स की वजह से इस बॉल को मिला होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो इंपल्स का फॉर्मूला है जब आपको टाइम और फोर्स दे रखा हो तब आपको यूज करना है। लेकिन कई बार क्या होगा, आपको टाइम इंटरवल दे रखा होगा t1 से t2 टाइम तक ये वाला फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ कि उसके ऊपर टोटल इंपल्स कितना काम करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंपल्स आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2, लिमिट्स लगा दो f dt के बराबर, ऐसा कर देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, जो फोर्स है इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर लिख सकते हैं। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर मैं फोर्स को dp बाई dt लिख दूं तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको लिखा आपने dp बाई dt इंटू dt, तो ये dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, dp बचेगा। dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, एक स्मॉल चेंज इन मोमेंटम को dp बोल रहे हैं। अब क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो
तो हो सकता है कि पहले बॉडी का जो मोमेंटम है वो P1 था और बाद में हो गया P2, तो P1 से P2 की लिमिट लगा के हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो शुरुआत में मोमेंटम था इसका P1, बाद में हो गया P2, तो P1 से P2 की लिमिट लगा के हम इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है। जो dp है इसका इंटीग्रेशन होगा p यानी कि मोमेंटम, और फिर लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करेंगे तो P1 से P2 की आपको लिमिट लगानी है। तो बताओ क्या आएगा। इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी P2 माइनस P1 के बराबर आएगा। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो इम्पल्स एक्ट कर रहा है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब कई बार क्या होगा कि आपको बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वो बताया हुआ रहेगा, फोर्स नहीं देगा, टाइम इंटरवल नहीं देगा जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगाया गया है। लेकिन आपको पूछेगा इम्पल्स बताओ, तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब अगर आपको फोर्स और टाइम दे रखो तब तो ये फॉर्मूला लगा के आप इम्पल्स कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फोर्स अगर टाइम का फंक्शन दे रखा है तो इंटीग्रेशन करके जो भी टाइम है उसकी लिमिट लगा के आप इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और कई बार आपको मोमेंटम के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि बॉडी का मास इतना है, पहले इस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी, बाद में इस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो बताओ उस पर कितना इम्पल्स एक्ट कर रहा है, उसका इम्पल्स कितना होगा। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे उस टाइम पे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल टू इम्पल्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखो कि कई बार हमको ग्राफ दे रखा होगा फोर्स और टाइम के बीच में। किसके बीच का ग्राफ दे रखा होगा, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा होगा। तो फोर्स और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ दे रखा हो, उस ग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होता है ये हमेशा इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज और भी याद रखो कि ये जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंपल्स को, और इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। कई बार क्या होगा, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ देके आपको चेंज इन मोमेंटम पूछेगा, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे उसमें, इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया कैलकुलेट करोगे। तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, ये किसके बराबर होगा, बोलो, इंपल्स के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या। तो देखो कई तरीके से आप इंपल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो फोर्स इंटू टाइम, ये आप फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो इंपल्स को। कई बार आपको ग्राफ दे रखा होगा फोर्स और टाइम के बीच में, तो उस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उससे आप इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपको मोमेंटम की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू इंपल्स, ये फॉर्मूला यूज कर लो। कई बार आपको फोर्स टाइम के फंक्शन की फॉर्म में दे रखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, F इक्वल टू 3t² माइनस 2t+7, ऐसा करके आपको फंक्शन दे दिया और पूछा कि 0 से 5 सेकंड की ड्यूरेशन में बॉडी पे कितना इंपल्स काम कर रहा है। तो क्या करोगे, आप 0 से 5 की लिमिट लगा के यहाँ पे F की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और फिर लिमिट्स पुट करके सॉल्व करके इंपल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं इंपल्स कैलकुलेट करने के, कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। इंपल्स का मतलब समझ में आया क्या, जब कोई भी लार्ज फोर्स किसी भी स्मॉल टाइम के लिए किसी भी बॉडी पे एक्ट करता है तो उसका इफेक्ट मेजर करने के लिए हम उस फोर्स का इंपल्स कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड इच। 0 से 8 सेकेंड के ड्यूरेशन में जो पार्टिकल है उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा होगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि फोर्स और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ दे रखा हो तो उस ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन मोमेंटम को या फिर इंपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर कोई एरिया नेगेटिव वाली साइड में है तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है, पॉजिटिव वाली साइड में जो एरिया है उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे, नेगेटिव वाली साइड में जो एरिया है उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करना है। तो बताओ इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम कितना होगा यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको, एरिया को। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जिसकी हाइट कितनी है 6 के बराबर है और बेस कितना है 2 के बराबर है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर ये नेगेटिव वाली साइड में जो एरिया है इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पे, यह आएगा। देखो हाइट कितनी है इसकी 3 के बराबर है, -3 मतलब नेगेटिव वाली साइड में इसलिए -3 लिखा है। हाइट इसकी 3 है और ये वाली साइड कितनी है 2 से लेके 4 यानी कि 2 के बराबर, तो 2 × 3 आएगा।
माइनस सिंबल आगे लगा ही चुके हैं अपन। ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा, इसको लिखेंगे प्लस, और ये हाइट है 3 और ये वाली साइड है 4 से लेके 8 यानी कि 4, तो 3 इंटू 4 क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6, ये भी आएगा 6 और ये आ गया 12, यानी कि आंसर आएगा 12। और इम्पल्स की जो यूनिट है या चेंज इन मोमेंटम की जो यूनिट है वो न्यूटन सेकेंड भी लिखी जा सकती है, क्योंकि आपको बताया था इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम को आप न्यूटन सेकंड की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये भी इसकी यूनिट होती है। तो आंसर होगा सी, यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? ठीक है, तो कोई भी आपको ग्राफ दे रखा हो फोर्स और टाइम के बीच में, आपको सिर्फ उसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए सर्टेन मोमेंटम p, if the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by। ये बोल रहा है कि किसी स्टोन को हमने किसी हाइट से ड्रॉप किया, ये मान लो यहां से ड्रॉप किया जा रहा है किसी h हाइट से, और जब ये जमीन पे टकराएगा यहाँ पे जाके, तो उस टाइम पे इसका मोमेंटम है p। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो अगर इस स्टोन का मास हम m मान लें और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अगर इसने v स्पीड गेन कर ली, तो m इंटू वी किसके बराबर होगा? मोमेंटम के बराबर होगा। तो शुरुआत में इसका मोमेंटम इतना है, ठीक है, पहली बार जब इसको छोड़ा है h हाइट से, तो यहाँ पे टकराया किसी v स्पीड से, v आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से जब इसको ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, h हाइट इसको नीचे गिरना है, और नीचे आते टाइम पे इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा वो इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन को आपको पॉजिटिव लेना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें काइनेमेटिक्स की इसके लिए, ताकि हम फाइनल स्पीड कैलकुलेट कर पाए? इक्वेशन होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा, टाइम नहीं दे रखा होती है एक ही इक्वेशन बचती है। ठीक है, v कैलकुलेट करना है, u की जगह आपको 0 पुट करना है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन प्लस g पुट करना है, और डिस्टेंस कितने कवर करेगी बोल? h के बराबर। तो ये आ गया v अंडर रूट 2gh के बराबर। ठीक है, तो इस स्पीड से बॉल टकरा रही है, और उसकी वजह से जो मोमेंटम है वो होगा m इंटू वी, यानी कि m इंटू रूट 2gh के बराबर। सेकंड केस में इसने बोला कि इस बॉल को हम 100% ज्यादा हाइट से ड्रॉप करेंगे। पहले अगर इसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है तो h का 100% h ही होगा, तो अब इसको कितनी हाइट से ड्रॉप करेंगे? 2h हाइट से, 100% मोर हाइट, यानी कि यहां से ड्रॉप किया जाएगा, और ये वाली हाइट भी कितनी होगी? h के बराबर होगी। तो 2h हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है, तो जब ये बॉल यहां पे पहुंचेगी तो सोचो इसका मोमेंटम यहां पे कितना हो जाएगा। तो उसके लिए इसकी वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसको मैं v डैश लिख रहा हूं यहाँ पे। तो v डैश बराबर आएगा, इसी इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है? हाइट में आ रहा है, तो h की जगह 2h पुट करना पड़ेगा। तो आंसर ये बनेगा अंडर रूट 2g, और h की जगह आप 2h पुट करोगे। ठीक है, तो ये बनेगा रूट 2 इंटू रूट 2gh, और ये जो रूट 2gh है ये तो v के बराबर है, यानी कि v डैश बराबर होगा रूट 2 टाइम्स ऑफ v, यानी कि पहले जिस स्पीड से ये टकराया था, ये स्टोन या बॉल जिस स्पीड से पहले टकराई थी जमीन के ऊपर, उससे रूट 2 टाइम्स ज्यादा स्पीड से अब टकराएगी। तो इसका मोमेंटम कितना परसेंट चेंज होगा ये पूछा है आपको। कोई भी चीज में अगर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे मोमेंटम में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चेंज इन वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो फाइनल मोमेंटम p डैश मान लो, इनिशियल p मान लो, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम p इनटू 100, ये करेंगे। ठीक है, चेंज इन वैल्यू यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100, ये फॉर्मूला यूज करना है किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना हो तो। अब p डैश किसके बराबर होगा? mv डैश के बराबर होगा। p किसके बराबर है? mv के बराबर है। p mv के बराबर पुट कर दो इनटू 100, m तो कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, ये आएगा v डैश अपॉन में v माइनस v अपॉन v क्या बन जाएगा? 1, ऐसा कुछ बनाइए। ठीक है,
अब वी डैश कितना है, √2 टाइम्स ऑफ वी है। वी डैश क्या है, √2 टाइम्स ऑफ वी, तो √2 इंटू वी लिखोगे तो वी से वी कैंसिल होगे, √2 बचेगा, -1 इंटू 100, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, -1 करेंगे इंटू 100, बताओ क्या आएगा आंसर। ये 1 माइनस करने के बाद 0.414 बचेगा, इंटू 100 करोगे तो लगभग 41% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो मोमेंटम है उसमें कितना परसेंट चेंज आएगा, 41% इंक्रीज हो जाएगा मोमेंटम, 41% ज्यादा मिलेगा मोमेंटम, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T, वेयर F इज इन न्यूटन एंड T इज इन सेकेंड। ये टाइम का फंक्शन है अभी फोर्स। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स जीरो एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। जो गन है उसकी बैरल से, यानी कि वो जो उसकी ट्यूब होती है ना, उससे जो बुलेट है जब बाहर निकलेगी तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा, ऐसा इसने बोला है। व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट, तो बुलेट के ऊपर जो एवरेज इंपल्स दिया जाएगा वो कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स आपको दे रखा है F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T न्यूटन, ये आपको फोर्स दे रखा है। और आप देख रहे हो कि ये टाइम का फंक्शन है, मतलब फोर्स टाइम के साथ में वेरी कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इसने बोला कि जैसे ही बुलेट जो गन है उसकी बैरल से बाहर निकलेगी तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। अब कौन से टाइम पे वो जीरो होगा, वो टी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितनी देर के लिए बुलेट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। कब तक एक्ट करेगा, जब तक बुलेट उस बैरल के अंदर रहेगी। तो बुलेट जब तक बैरल से, ये मान लो बैरल है उसकी, तो इसके अंदर से जब तक यहां से यहां तक नहीं आती तब तक उसके ऊपर धक्का लगता रहेगा, फोर्स लगता रहेगा, और जैसे वो इससे बाहर निकल जाएगी तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम ये कैलकुलेट करें कि उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना, फोर्स को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, या कितनी देर के लिए वो फोर्स उस पर लग रहा होगा। तो पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हेन F विल बी जीरो, तो इसको जीरो पुट करो, देखते हैं कौन से टाइम पे ये जीरो आता है। इसको इधर ले आएंगे तो 2 इंटू 10⁵ T इक्वल टू 600, और इससे T कैलकुलेट करोगे तो आएगा 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁵। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो -3 सेकेंड, यानी कि 3 मिली सेकेंड, इसको मिली बोल सकते हो। तो 3 मिली सेकेंड बाद में जो बुलेट है वो गन से बाहर निकल जाएगी और उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इतनी देर के लिए उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, आया समझ में। अब आपको इंपल्स पूछा जा रहा है और फोर्स आपको टाइम के फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है इंपल्स के लिए बताओ। I इक्वल टू इंटीग्रेशन F dt, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, और टाइम इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, तो कितनी देर के लिए बुलेट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, तो 0 से 3 मिली सेकेंड, यानी 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इस ड्यूरेशन में इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस ड्यूरेशन में कितना इंपल्स मिलेगा बुलेट को, वो आपको कैलकुलेट करना है। कितना आसान क्वेश्चन बन गया अभी ये, आया समझ में इतना, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो। 0 से 3 इंटू 10⁻³ की लिमिट लगा दो, F की वैल्यू वहां से पुट कर दो, कितना है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T dt। इंटीग्रेट करो अब इसको, ये देखो टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। 600 का इंटीग्रेशन होगा 600t और माइनस 2 इंटू 10⁵, और t का क्या हो जाएगा t²/2। फिर इसमें लिमिट्स भी पुट करनी है आपको, 0 से 3 इंटू 10⁻³ की लगाओ लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 600 इंटू 3 इंटू 10⁻³ टी की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस ये 2 तो उड़ाई दो यहां से, ये आएगा 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। और फिर माइनस करके लोअर लिमिट जब आप पुट करोगे तो टी की वैल्यू 0 पुट करने पे ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यही अपना आंसर होगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो 2 0 उड़ा के ये लिखोगे तो ये आएगा 1.8 के बराबर। और ये कितना आएगा, ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻6, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.9 के बराबर। तो आंसर आएगा 0.9 न्यूटन सेकेंड। ये है इंपल्स जो बुलेट को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बेसबॉल प्लेयर हिट बैक टू बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड. If the mass of the ball is 0.15 किलोग्राम, then find the impulse imparted to the ball. ये बोल रहा कि एक बेसबॉल प्लेयर है और वो उसकी तरफ जब बॉल फेंके जाती है बॉलर के थ्रू, तो वो उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है बॉलर की तरफ, एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसे आई थी उसी डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. ये जैसे बेसबॉल का बैट है और ये बॉल आ रही है इधर से, तो जब बॉल आके इधर हिट करेगी तो टकराने के बाद में इसी लाइन के अलोंग वो वापस जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी. आने की वेलोसिटी और जाने की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. आने की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड, जाने की भी क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड, ऐसा इसने बोला है. सेम स्पीड से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और क्योंकि आने की और जाने की डायरेक्शन बॉल की अपोजिट है, इसलिए एक वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, दूसरी को हम नेगेटिव लेंगे. बॉल का मास भी आपको दे रखा है, कितना है 0.15 किलोग्राम, और ये पूछ रहा है कि बताओ कि इस बॉल को कितना इंपल्स दिया जा रहा है. अब यहाँ पे आपको मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंपल्स के लिए? इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम यानी m इंटू v2, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू v1. m कॉमन ले लो, m की वैल्यू है 0.15, v2 माइनस v1 लिखेंगे. v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो 12 मीटर पर सेकेंड है. इनिशियल वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे -12. एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है, ये ध्यान रखना. तो क्या आएगा आंसर अपने पास में? ये आएगा 0.15, ये हो जाएगा 24. सॉल्व कर लो इसको, कितना बन रहा है ये 3.6 न्यूटन सेकेंड. ये अपना फाइनल आंसर होगा. तो ये है इंपल्स जो बॉल को मिलेगा. ठीक, देखो अगला क्वेश्चन देखो. ए हैमर ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वॉल and comes to rest in 0.1 second. Calculate impulse of the force. And second पूछा है average retarding force that stops the hammer. देखो दो चीजें पूछी जा रही है. एक हैमर है जिसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड. ये दीवार से टकराता है, ये दीवार है अपनी, दीवार से जाके टकराएगा और फिर रेस्ट में आ जाएगा. ये हैमर मान लो ये जाके यहाँ पे टकरा रहा है और टकराने के बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, और टाइम कितना लगा, कितनी देर में ये रेस्ट में आ गया? तो टकराने के 0.1 सेकेंड के अंदर, मतलब dt ये दे रखा है. dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड. इस ड्यूरेशन में ये हैमर स्टॉप हो गया, रुक गया. यानी कि जो इस पे रेसिस्टिव फोर्स लग रहा होगा दीवार की वजह से, वो कितनी देर के लिए एक्ट करेगा? 0.1 सेकेंड के लिए इसके ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये स्लो होता होता रुक जाएगा लास्ट में. अब इंपल्स पूछा है तो बताओ पहले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंपल्स के लिए? डेटा देख के बताओ कौन सा यूज करना चाहिए. इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वाला, m इंटू v2 माइनस v1. ठीक है, m कितना है 1 किलोग्राम, v2 कितना है 0, v1 कितना है 6. ये आएगा -6 और न्यूटन सेकंड. ये माइनस में लिखेंगे इसको, रेसिस्टिव फोर्स है ना, रोक रहा है, फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव में आएगा. तो नेगेटिव में रहने दो आंसर. अगर ऑप्शन में अगर पॉजिटिव होता तो हम प्लस में लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो वो प्लस में आपको ऑप्शन देगा, और अगर सिंबल के साथ में अगर दिए हुए हो ऑप्शन तो माइनस के साथ ही आंसर बताना है. अगर जैसे मान लो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 6 न्यूटन सेकंड और एक -6 न्यूटन सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानोगे? इसी को, माइनस वाले को करेक्ट मानोगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड कई बार बताते टाइम पे माइनस को हटा देते हैं वैसे. फिर ये पूछ रहा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा. तो जैसे इंपल्स किसके बराबर होता है? इंपल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, F इंटू डेल्टा टी. अब फोर्स पूछा है तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी का मतलब है टाइम, जितनी देर के लिए इंपल्स एक्ट कर रहा है. इंपल्स की वैल्यू है 6, या मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूं मैं सिर्फ, और dt की वैल्यू है 0.1. तो ये आएगा सॉल्व करने पे 60 न्यूटन के बराबर. तो जो रेसिस्टिव फोर्स है वो तो होगा 60 न्यूटन के बराबर, और जो इंपल्स है वो होगा -6 न्यूटन सेकंड के बराबर. आया समझ में?